जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में कि आज का क्लास किस बारे में है। आज का क्लास है मैथ का, गणित का, जिसमें हम लोग क्लास 10th में जो टॉप 30 एमसीक्यू है उसको सॉल्व करेंगे। और टॉप 30 एमसीक्यू कहाँ से आया है? आपका सैंपल पेपर से। ठीक है, जो सैंपल पेपर जैक बोर्ड इशू किया है उसी का ये 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, विद डिटेल सॉल्व करेंगे। आपको खाली आंसर तो मिल ही जाएगा कि ए बी सी करके सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन विद डिटेल आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा? आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके ही ना आप बता पाइएगा कि आंसर ए है कि आंसर बी है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके सारा क्वेश्चन का हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसमें 2 या 3 क्वेश्चन में जो जैक बोर्ड ऑप्शन दिया वो गलत है, वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जैक क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए 1 नंबर का, ये 30 क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो 1 नंबर के लिए आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पॉलिनोमियल्स जेड, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्य क्या है? ठीक है, व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स? ठीक है, देखिए ऑप्शंस में है 8, 4, 2 और 3, प्लस माइनस दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, लिखिए जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 64, माइनस में जाकर उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 64। और ये 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है, तो इससे बाहर आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 8। ए इसका आंसर होगा। समझ में आया? इस तरह से आपको बनाना होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर बोल रहा है कि दिए गए बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? 0, 6, क्यू का क्या है? 7, 0 एवं आर का है 5, 0 में से कौन कौन एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है? एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को कौन कौन से इंटरसेक्ट करेगा? तो आप लिखिए डायरेक्ट। पहले क्वेश्चन में पी का दिया हुआ है 0, 6, यानी कि इसमें एक्स क्या है? 0 है और वाई क्या है? 6 है। आगे बोल रहा है क्यू का क्या ऑप्शन है? देखिए 7, 0, यानी कि इसमें x है 7 और y है 0। फिर इसमें है आर का ऑप्शन देखिए, आर में कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ 5 और 0, तो x इसमें हो गया 5 और y हो गया इसमें 0। ठीक है, y हो गया 0। तो अगर आप देखिएगा तो पी क्यू आर में, इस q और r दोनों में y x हम लोग को पता है, x हम लोग को पता है। खाली p वाला ऑप्शन में क्या है? हमें पता नहीं है कि x का क्या है। ठीक है, x को 0 लिया हुआ है। ठीक है, x का निर्देशांक क्या दिया हुआ? 0, और इसमें उसका नंबर्स दिया हुआ है। तो अगर आप देखिएगा तो इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। इसमें ऊपर में y और नीचे y डैश, इधर x, इधर x, बीच में मूल बिंदु होता है जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं 0, इधर 1 2 3 करके, इधर भी 1 2 3 करके। तो पहला देखिए p जो है x 0 है, मतलब x वाला लाइन में यहीं पर रहेगा, y वाला लाइन में कहाँ तक गया? 6 यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए। अगला फिर बोल रहा है कि q जो है, q में तुम्हारा क्या है कि x 7 है, मतलब इधर आया है। ठीक है, और y क्या? 0, तो y में कहीं नहीं गया। अगला तुम देखो r में भी क्या बोल रहा है? 5 तक यहाँ तक गया है x में, तो यहाँ तक गया होगा मान लीजिए, अगर 7 आगे तक है, लेकिन y में 0 है। तो इन दोनों कंडीशन में देखो q और r में x को कट रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है? कट रहा है, लेकिन इसमें तो एक्स एक्सिस में जा ही नहीं रहा, मूल बिंदु में खाली वाई में ही जा रहा है। इसलिए इसके ऑप्शंस में क्या है? इसके आंसर है डी, क्यू और आर। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, समझ के बनाना है। अगर तुरंत वहां पर आप ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बना के समझ लीजिए किस तरह से आंसर आ रहा है, बस बना देना है। तो आंसर क्या आएगा? क्यू और आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 2 समपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है? ध्यान से क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है कि 2 समपरिमेय संख्या के बीच, तो जैसे कि अगर हम लोग सम 2 संख्या लिखते हैं लगातार, तो 2 और 4। ठीक है, लगातार 2 सम संख्या, इसके बीच में क्या आता है? 3। इसी तरह से 4 और 6, इसके बीच में क्या आता है? 5। इस तरह से और देख सकते हैं 6 और 8, इसके बीच में क्या आता है? 7। तो हम लोग 3 ऑप्शन देख रहे हैं करके, ट्राई करके, तो क्या आ रहा है बीच में? एक ही क्या आ रहा है? विषम परिमेय संख्या आ रहा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1। बुरा 2 सम परिमेय संख्याओं के बीच कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है? इसका आंसर इसमें दिया हुआ अनंत, डी। नहीं, इसका आंसर होगा 1। ए का
3 का ए होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ये गलत है। अनंत नहीं होगा, डी रॉन्ग आंसर है। इसका आंसर क्या होगा 1। आपको तो दिखा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट बना के, ठीक है। बोला कि दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। तो भैया दो सम के बीच एक ही विषम हो सकता है, तो इसका आंसर अनंत कैसे होगा, गलत आंसर है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि दो क्रमांगत विषम संख्याओं का महत्व समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो बोला दो लगातार नंबर जैसे 1 और 2, ठीक है। अच्छा दो विषम संख्या का बोल रहा था, ठीक है। 1 और 2 तो नहीं होगा, 1 और 3, इस तरह से 3 और 5, ठीक है ना। बोला व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। इस तरह से क्या 5 7, तो क्या आएगा, सब में कॉमन 1 आएगा, सब में कॉमन क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ए इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा ए 1। समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा ना आपको। 5वां नंबर देखो, बुरा दो चर y और z में रैखिक समीकरण a इंटू ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी 0 के अधिकतम कितने हल हो सकते हैं। तो बोला कि दो चर है y और z, ठीक है। अब इसका आप y और z कुछ भी नंबर ले सकते हो, तो कुछ भी हल आ सकता है। कभी 1 ले सकते हो, कभी इसमें 2, कभी इसमें 2, तो कभी इसमें 1, कभी दोनों में 1 1। तो आप इस तरह से जितना नंबर लोगे उतना आंसर अलग अलग आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अनंत। अगर तुम्हारा एक्स वाई और जेड फिक्स ही नहीं है तो आंसर भी फिक्स नहीं है, अनंत आते जाएगा, जितना तुम बनाते जाओगे उतना तुम्हारा आंसर आते जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर इज राइट ऑप्शन। आगे बोल रहा है कि संगत रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं। व्हाट टाइप ऑफ लाइन आर रिप्रेजेंट बाय अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है। 3rd चैप्टर में तो याद कर लेना है कि जो संगत रैखिक समीकरण युग्म जो बनाते हैं, संगत रैखिक समीकरण वो किस में बनता है, प्रतिच्छेदी में ही बनता है, ठीक है। और संगत में जब पूछता है तो समपाती में भी संगत बनता है। अगर आपको याद हो तो प्रतिच्छेदी में भी संगत बनता है और समपाती में भी बनता है, ठीक है। इसका आंसर इसमें क्या दिया हुआ, प्रतिच्छेदी दिया हुआ है। क्लियर है, ए और सी दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप मार सकते हैं, लेकिन ए ही मारा हुआ है, ठीक है। आगे 7 नंबर बोलता है द्विघातीय समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल क्या है। इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, गुणनखंड करना है, सिंपल सा। अब जब पहला वाला में कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया रहता है, गुणांक नहीं दिया, तो काफी इजी हो जाता है बनाना। इसमें क्या हो जाता है, इसको तोड़िए, इसको जो तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, 6 से। जब इसको समीकरण है x² - 5x + 6 = 0, तो इसमें कोई गुणांक नहीं है, तो इससे गुना करने से क्या आएगा, डायरेक्ट जो है वही आएगा 6x²। मतलब ये पद को बस तोड़ना इस तरह से है दो पदों में कि गुना करने से कितना है 6x² और जोड़ने से कितना है -5x। तो इसको लिख सकते हैं -2 और इसको -3, ठीक है। x लगा दीजिए। और सबसे अच्छा बात यह है कि आंसर भी यही आएगा 2 और 3, बस प्लस में ले लेना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 और 3। आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 और 3 आएगा। तो जब भी इसमें पहला वाला पद में जब कोई गुणांक ना हो तो बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ दीजिए, जैसे लास्ट जो तीसरा पद है जो दिया हुआ है, गुना करने से उतना आए और जोड़ने या घटाने से बीच वाला आए। अगर माइनस में आएगा तो प्लस कर देना, प्लस में आएगा तो माइनस कर देना, बस इतना ही सा कहानी है। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन लगे तो डायरेक्ट बना भी सकते हैं इसे, x² - 5x + 6 = 0। तो क्या लिखे, इसमें होता है x² - 2x - 3x + 6। तो इसका क्या आता है x बचता है इसमें और इसमें 2 बचता है। इसमें क्या लेते हैं 3 कॉमन लेते हैं, x - 2 दोनों सेम टू सेम आया। आगे क्या होता है x - 3 और इधर होता है x - 2, यानी कि x = 3, माइनस तो जगह प्लस हो जाता है। इसमें वही x - 2 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से 2 और 3 इसका आंसर होता है। डी नंबर इज राइट ऑप्शन। आप जैसे बनाइए, ठीक है, दोनों में आंसर आएगा। 8 नंबर देखिए, बड़ा दो क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होता है 202। इस क्वेश्चन को ज्यादा बनाने नहीं जाना, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से समझिए। 15 का स्क्वायर, वही ना बोल रहा है कि दो विषम धनात्मक पूर्णांकों का
क्या, वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब स्क्वायर का योग। तो 15 का स्क्वायर और 17 के योग को जोड़ने से 202 आएगा, नहीं आएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये भी ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन यही बचता है। ट्राई करके चेक भी कर लीजिए। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, जोड़ने से कितना आएगा 202। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। डायरेक्ट ऐसे बनाना है, इसको और कुछ सॉल्व नहीं करना है। कभी कभी हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी आंसर लाते हैं, एमसीक्यू में यही तो फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी एपी नहीं है। एपी नहीं है तो एपी वो नंबर नहीं होता है जिसमें क्या होता है डी समान ना हो। जैसे इसमें बढ़ रहा था क्या हो रहा, 2 का ही बढ़ रहा, तो ये एपी में है। इसमें कितना बढ़ रहा है देखो, इसमें 8 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, तो ये भी एपी में है। इसमें कितना घट रहा है, इसमें बढ़ रहा, घट नहीं रहा। कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो है ना, बढ़ रहा है। इसमें 4 जोड़ दिया तो माइनस, इसमें 4 जोड़ दिया कितना आ गया -2, इसमें 4 जोड़ तो 2, ये भी है। तो ऑप्शन क्या डी ही बचता है। डी में चेक करो, पहले कितना 3, फिर कितना, इसमें घटाने से कितना आएगा 5, तो अंतर आ रहा है ना। डी बराबर होना चाहिए, सबके बीच अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, तो इसमें अंतर बराबर नहीं है, इसलिए डी क्या, डी एपी में नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, रिप्लाई करेंगे। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का 28वां पद क्या होगा। तो सिंपल सा A28 क्या होगा फॉर्मूला, A + 27D। अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो पहला वाला A होता है, तो 1 + 27 × D। अंतर कितना का है देखो, 3 का अंतर है ना, तो 3 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 1 + 7 21 का 1 हाथ में 2, 7 दूनी 6 और 2 8, 81 जोड़ने से कितना आएगा 82। आंसर हो गया डायरेक्ट, ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ध्यान से देखो, बोल रहा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है 16:81, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब देखो इसमें क्या करना है, समरूप त्रिभुज है कि नहीं। अब समरूप त्रिभुज का क्या है कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है 16:81, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 16 किसके स्क्वायर है, 16 है तुम्हारा 4 के स्क्वायर, और ये किसके स्क्वायर है 9 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर कटा तो आंसर आ गया 4:9। बस सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 4:9। जो क्षेत्रफल का अनुपात है वही इसका क्या अनुपात होगा, वही इनका भुजाओं का भी अनुपात होगा, इसीलिए तो ये क्या है समरूप है, सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट बोला यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेमी है तो उनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। और इंग्लिश में यहाँ भैया अलग लिखा हो, बोला कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो यहाँ 6 है और 8 है, और हिंदी में लिखा हुआ है 12 और 16। ठीक है, तो हिंदी वाला ही सही है, उसी को लेके बनाते हैं क्योंकि ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और आंसर भी उसी के हिसाब से दिया हुआ है। तो रोम्बस जो है समचतुर्भुज ऐसा दिखाई देता है। इसमें क्या है विकर्ण है, दो विकर्ण ले लिए, इसका नाम लिख देते हैं A B C D और E। तो अगर तुम लोग जानता है तो रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस जो उसका विकर्ण एक दूसरे को प्रतिशत करता है वो 90 डिग्री पे प्रतिशत करता है, और क्या करता है समद्वि भाजित करता है, यानी कि ये जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसलिए BEC ऐसा कैसा बन रहा है समकोण बन जा रहा है। कैसा बन रहा है फिर कोण, समकोण बन जा रहा है। ठीक है, समकोण बनने के साथ साथ अगर मान लीजिए कि जो AC है, AC आप 16 सेंटीमीटर मान लीजिए और BD को मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा जो EB है वो आपका आधा हो जाएगा 12 का 6, और जो EC है वो आधा हो जाएगा 16 का 8 सेंटीमीटर। समझ रहे होंगे आप। अब ये समकोण त्रिभुज तो पाइथागोरस लगेगा, और रोम्बस में क्या होता है सारा भुजा एक दूसरे के बराबर होता है, तो खाली हम लोग BC अगर निकाल लेंगे तो हम लोग आंसर आ जाएगा कि सारा भुजा कितना सेंटीमीटर को होगा।
तो ये तो कर्ण है ना, तो क्या हो जाएगा BC, यानी BC के अंडर रूट में लगेगा 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 100, और 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 10, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक है, आप बस बना कैसे रहे हैं, क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, किस तरह से अप्रोचेस, इसको सीखिए तभी आप बना पाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट 30 नंबर बोल रहा है कि दो निर्देशांक अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो ये तो सिंपल सा आंसर है, इसको तो याद करना भैया। जब यहाँ जहाँ पे कटता है वो क्या होता है, वो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, जिसको ओ से दिखाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 14 नंबर, यदि कोई बिंदु P वाई अक्ष से 8 इकाई दूरी पर स्थित है तथा एक्स अक्ष पर स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। तुम पहले ग्राफ बना लो, ग्राफ का लाइन अक्ष ये y हो गया, y डैश हो गया, इधर x डैश और इधर x हो गया। अब फिर से देखो, बोल रहा है कि यदि कोई बिंदु P y अक्ष से 8 इकाई दूरी पर स्थित है, कहाँ पे, x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पे स्थित है, मान लो यहाँ पे स्थित है, जो कितना दूरी पे है y से 8 दूरी पे है, तो यहाँ पे x में स्थित है, ये 8 यहाँ पे हो गया, और y से 8 दूरी पे है, यानी कि x में स्थित है, तो x का मान कितना हो गया 8 और y का मान कितना हो गया 0। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पहले तो हम लोग x को ही लिखते हैं ना, तो आंसर हो जाएगा 8 कॉमा में 0, यही आंसर होगा ना। इसलिए देखिए आंसर क्या है a, 8 कॉमा में 0। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि P बिंदु y अक्ष से 8 के, तो y से 8 दूरी हुआ ना, y बिंदु यहाँ पर y है पूरा ही, इससे 8 दूरी पे हुआ और x पे स्थित, इसलिए x कितना x हो गया और y 0 हो गया, इसलिए यह निर्देशांक हो जाएगा 8 और 0, 8 और 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि यदि cos a, यहाँ दिया हुआ है कि cos a इक्वल्स टू 3/5, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, b/h का यानी क्या, b का मतलब होता है आधार, बेस, और h का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो बोल रहा है कि sec a का मान निकालिए, तो sec a क्या होता है, sec a उल्टा होता है कर्ण बटा में आधार। ठीक है, यानी कि h/b, तो उल्टा कर दीजिए 5/3, यही आंसर होगा, डायरेक्ट सी नंबर आंसर हो गया इसका। समझ में आया बात। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर आपको थोड़ा फॉर्मूला नहीं आएगा 8 चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का, तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। बोल रहा है कि sec a प्लस tan a इंटू में 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि जब हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखा हुआ है sec a प्लस tan a, कुछ होता नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं क्या कि हम लोग उसको cos या sin में चेंज कर दे। तो इधर वाला तो चेंज ही है, तो sec का क्या होता है, sec का होता है 1/cos a। ठीक है, और tan क्या होता है, tan जहां तक हमको याद है sin बाई cos a। ठीक है, हो गया, ये 1 माइनस साइन है तो इधर है ही। आगे अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो नीचे cos a, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, और इधर तो है ही क्या है 1 माइनस साइन है। इसके लिए तो पेज ऐड करना पड़ेगा, इंसर्ट टेबल न्यू स्लाइड। चलिए, तो क्या था, हाँ पेज इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखे थे 1 प्लस साइन ए डिवाइड में क्या था cos ए, और इधर मल्टीप्लाई में था, देख लेते हैं एक बार क्या था 1 माइनस साइन ए। आगे क्या हो जाएगा, आगे हम लोग इसको लिखेंगे 1/cos ए, cos ए को बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो आपको अगर याद आ रहा हो तो एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b², क्या होता है
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे लगेगा, तो इसलिए हो जाएगा 1/cos ए, तो यहाँ पे वो लिखेंगे हम लोग क्या, 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे अगर आप जाते हैं तो 1/cos ए, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है cos स्क्वायर ए, तो स्क्वायर और cos कट गया, तो आंसर क्या आ गया, cos ए, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इतना बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी cos ए, समझ में आ रहा बात। ऐसे तो आंसर यहाँ लिखा ही हुआ है बी cos ए, लेकिन इतना बनाने के बाद आपको आंसर इसका मिलेगा, इसे आंसर लिखा हुआ तो मिलेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 cot ए क्या है, 1 है, 1 हो तो कोण ए का मान क्या होगा। तो इसमें याद रखना है आपको cot 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा cot ए 45 डिग्री, सी मान याद रखिए। 18 नंबर बोलता है यदि किसी सीधे खड़े खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए एक खंबा इस तरह से खड़ा है, अब इसकी जो छाया है इसका इसके बराबर है, यानी कि ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है बराबर है, और सूर्य से उन्नयन कोण यहीं से बनेगा। इसको एक नाम दे दीजिए ए बी सी, और ये 90 डिग्री का कोण बनाया तो कैसा कोण बन गया, ये समकोण बन गया। कैसा बन गया, समकोण। और समकोण के साथ से इसके दो भुजा बराबर है तो कैसा बन गया, समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। अब साथ ही साथ जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसके आमने सामने की दो कोण भी तो बराबर होती है। अब ये 90 डिग्री हम लोग को पता है, और ये भी जानते हैं हम लोग कि किसी भी ट्रायंगल में कितना टोटल होता है 180। 180 में अगर 90 घटा देते तो बचता कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब बचता है तो बी और ए को मिलकर होना है 90, और 90 होने के साथ साथ सी और ए को बराबर भी होना है, तो 90 को बराबर बराबर बांटने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री बी। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, ना कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे और बनाएंगे, वैसे नहीं बनाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ के बनाना है, क्लियर हुआ। चलिए बोरा 19 नंबर में किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री, तो याद होना चाहिए आपको डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा कि दशमलव संख्या 111 मतलब 111 किस प्रकार की संख्या है। तो भैया ये क्या पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, साथ ही साथ परिमेय संख्या भी है, इनमें से सभी संख्या भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में कौन सी तीसरी भुजा संभव हो सकती है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी 3 भुजा है, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी 3 भुजा है। तो ये तीनों भुजा के जो तीनों भुजा है उसमें से तीसरा भुजा दोनों भुजा के योग से कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कि इन दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, मतलब यानी कि बी सी बड़ा हो जाए दोनों से, तो त्रिभुज कभी भी संभव नहीं है। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी जो है ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और ए सी को मान लेते हैं एक्स, हमें पता नहीं है। इसमें पहला कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि 7 + 4 बड़ा होना चाहिए एक्स से। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि 7 + x बड़ा होना चाहिए 4 से, और थर्ड कंडीशन होना चाहिए कि 4 + x बड़ा होना चाहिए इससे भैया 7 से। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो ये 7 प्लस जो 4 है कितना है 11 है, तो x जो है 11 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x 11 से बड़ा हो गया तो ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो इसमें हम पता चलता है कि जो x है हमेशा 11 से छोटा होगा। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है
कि यहाँ पे अगर ये 3 से कम आता है, ठीक है, x अगर 3 से कम आता है तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए x2 होता है तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 7 बड़ा। तो थर्ड कभी बड़ा नहीं होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो 2 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, मतलब 3 से कम नहीं हो सकता है। तो क्या पता चल रहा है कि x जो है, x हमेशा 3 से बड़ा रहना चाहिए, यही है। तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि जो 3 से बड़ा और 11 से छोटा होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर जो दिया हुआ अगर आप देखिएगा तो इसमें बोल रहा है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो बोल रहा है कि इसमें निम्नलिखित त्रिभुज के दो भुजा 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित में कौन सी तीसरी भुजा संभव हो सकती है। इसमें 6 और 8 लिखा हुआ है कि नहीं। 12 इसमें नहीं हो सकता क्योंकि 12 क्या 11 से बड़ा है। तो ऑप्शन 2 ही बचता है, 6 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ए और बी दोनों। इस तरह से इसको बनाया गया है, ठीक है। इसमें आप अगर पाइथागोरस लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस लगा के बनाइएगा तो काफी डिफिकल्टीज होगा आपको, इस ट्रायंगल को बनाने में आपको काफी प्रॉब्लम आएगा, फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट मेनली 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया है और 10th में हल्का फुल्का बताया जाता है कि इस तरह से होता है, इसलिए सिमिलरिटीज वाला चैप्टर में, ठीक है। लेकिन आपको इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर पाइथागोरस लगाए तो आप फंसिएगा, समझ में आ रहा बात। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बना देना है क्योंकि इसमें 12 नहीं ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन 6 और 8 हो सकता है, इसलिए इसका आंसर दोनों है, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो भैया 1 से 6 तक नंबर होता है, इसमें इवन क्या क्या हो सकता है, 2, 4 और 6, यानी कि 3 इवन हो सकता है। और टोटल कितना है 6, तो कट के आंसर कितना है 1/2, तो आंसर वही है 1/2। क्लियर है। चलिए आगे बोल रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित का 1 और निश्चित का 0, इसमें आंसर 1 और 0 में ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पासा उछालने पर 3 के गुणांक संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो 1 से 6 संख्या होता है, 3 का गुणांक क्या क्या हो सकता है, इसमें 3 और 6 यानी कि 2, और टोटल कितना है 6, कट के कितना आएगा 1/3, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। अगला बोल रहा है कि यदि x + 3x तथा 4x + 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप तो जानते ही हैं कि जैसे मान लीजिए x + 3, 3 + x, 4x + 2, तो अगर ये एपी में है तो इन सब के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, उसी से x का वैल्यू निकलेगा, यानी कि 3x माइनस में x + 3 बराबर क्या आना चाहिए 4x + 2 माइनस में 3x। तो 3x माइनस x माइनस 3, इधर क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x + 2। इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, इधर क्या आ जाएगा x + 2, तो यानी कि 2x माइनस में x और 2 + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा x = 5। आंसर क्या हो जाएगा 5 किस में, बी में, तो ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 26 नंबर, बोला कि यदि 5, 6, 8, 9 x तथा 13 का औसत 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इफ द मीन ऑफ द नंबर 5, 6, 8, 9 x एंड 13 is 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मीन निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबको जोड़ दीजिए, 5 + 6 + 8 + 9 + x + 13 डिवाइड बाई कितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल्स टू मीन दिया हुआ 10। इसको ऐड करेंगे, 5, 6, 11, 11, 8, 19, 19, 7, 28, 28 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका इधर कितना 3 31 और 10 41, यानी कि 41/6 बराबर 10, प्लस में x भी है, तो इधर क्या हो जाएगा x + 41 10 × 6, यानी कि x = 60 - 41,
माइनस करने से कितना आएगा, 9 आया और इधर से एक 19, आंसर क्या हो जाएगा 19। देखिए यहाँ दिया हुआ 14, गलत है, आंसर क्या हो जाएगा बी 19। ठीक है, ये गलत आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा बी 19। अगला 27 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़े 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक क्या है, मोड। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। इसमें आपको अरेंज करके लिखा जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में लिखिए और जो सबसे ज्यादा बार आए हुए आंसर होगा। तो इसमें दिख ही रहा है 2, देखिए 2 3 4 5 बार आया, 2 सबसे ज्यादा बार आया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 इज अ मोड, बहुलक। ठीक है, अगला देखिए बोल रहा है कि संख्या 8 7 12 15 10 9 11 13 14 की माध्यिका क्या होगी, मीडियन पूछ रहा है। ठीक है, तो मीडियन मिडिल टर्म को बोलते हैं। अगर तुम्हारा ऑड नंबर है तो इवन नंबर होगा तो फिर तो उसको ऐड करके निकाला जाता है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। इसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा है। ये देखिए इधर से 4 और इधर से 4 हटा दीजिए, बीच में क्या आ रहा है 11, तो आंसर क्या हो जाएगा 11। सेंटर है ये ना है। ठीक है, सेंटर इज द आंसर, मीडियन हमेशा सेंटर निकालता है। 29 मरा यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उसकी अभय स्पर्श क्या, उभय स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या, टेंजेंट को उभय स्पर्श बोलता है, टेंजेंट। ठीक है, बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर रेडियस देन हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट आर पॉसिबल। इसका आंसर 2 दिया हुआ है, ये 2 नहीं होगा 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन। कि जब 2 सर्कल है तो कॉमन कोड में 1 और ये 2 तो आएगा ही टेंजेंट में, और इंटरनली जो कटेगा 1 और ये 2 तो 4 होगा। कितना होगा 4। ठीक है, आंसर 4 होगा, 2 नहीं होगा। अगला देखिए 30 बोल रहा है कि यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें मान लेते हैं कि R1 इज वही दिया हुआ है ना, नहीं वैसा क्या दिया हुआ, आयतन दिया हुआ। अच्छा, तो इसमें R1 R2 करके मानना पड़ेगा रेडियस को। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब 1 डिवाइड बाई 4/3 पाई R क्यूब 2। कितना है भैया 64/27। सब कट गया, खाली R ही अलग है। तो क्या हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R2, उधर जाए क्यूब रूट लगेगा 64/27। क्यूब रूट से जब बाहर आएगा तो क्या होगा 64 का हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 3 का क्यूब क्या होता है 27, इसलिए बाहर आया। तो इसके लिए एक पेज ऐड कर लेते हैं। इसमें क्या निकाले थे, हमारे पास आ गया R1 इज 4 और R2 इज 3। तो क्या निकालना था क्वेश्चन में निकालना था उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 4 पाई R स्क्वायर 2, यानी कि ये सब कट गया, सब खाली R का 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 इज 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। ये एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का नहीं, क्या बोलते हैं स्फेयर का, गोला का। ठीक है, और इससे पहले वाला जो फॉर्मूला लगाई ये आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब और इसमें होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो आप MCQ सारा सही बना के आइएगा एग्जाम में। जैक बोर्ड में 2-3 आंसर गलत दिया हुआ है जो आपको हमने इसमें सही बता दिया है, और
खाली आपको आंसर देखने से समझ में नहीं आएगा, किस तरह से बनाना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताए हैं। आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोग का और अच्छा एग्जाम हो। एग्जाम बहुत नज़दीक है, तैयारी में लगे रहिए और हम भी आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।